हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के यूनिट 4 इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेहरूज़ फॉरेन पॉलिसी। इसमें हम उसके आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस और प्रैग्मेटिक इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू की कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एक सोफिस्टिकेटेड सिंथेसिस ऑफ आइडियलिस्ट प्रिंसिपल और प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन से इमर्ज हुई, जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के इंटरनेशनल रिलेशंस में एंट्री को कैरेक्टराइज करती थी। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जो मियरली पैसिव न्यूट्रलिटी नहीं थी, बल्कि एक एक्टिव और इंगेज्ड डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट करती थी, जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस के लिए कोल्ड वॉर बाइपोलैरिटी के बीच ऑटोनमस स्पेस क्रिएट करना चाहती थी। नेहरू का विजन मियर स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग से आगे एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क तक एक्सटेंड करता था फॉर अ मोर इक्विटेबल इंटरनेशनल ऑर्डर। 1954 में पंचशील प्रिंसिपल्स का फॉर्मुलेशन, जिसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन अग्रेशन, इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स और पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात हुई। ग्लोबल साउथ से इंटरनेशनल रिलेशन थियोरी में ये एक सिग्निफिकेंट नॉर्मेटिव कंट्रीब्यूशन था। नेहरू इन प्रिंसिपल्स के ऑपरेशनलाइजेशन को इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएट करने और एशिया और अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन प्रोसेसेस को चैम्पियन बनाने में इंडिया के प्रोमिनेंट रोल के थ्रू मैनिफेस्ट किया। 1955 का बैंडिंग कॉन्फ्रेंस इन एफर्ट्स के इंस्टीट्यूशनल क्रिस्टलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता था। न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करके, जिससे वे ग्लोबल गवर्नेंस इश्यूज़ पर कलेक्टिव पोजीशन आर्टिकुलेट कर सकें। इसी समय मेजर पावर्स के साथ इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस रियल पॉलिटिक की एक नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करते थे। सिनो इंडियन रिलेशंस का इनिशियल हिंदी चीनी भाई भाई फेज़ नेहरू की एशियन सॉलिडारिटी के लिए एस्पिरेशंस को एग्जेम्प्लीफाई करता था, जबकि 1953 के बाद इंडो सोवियत रिलेशंस का ग्रेजुअल वार्मिंग अप उनके प्रैग्मेटिक अप्रोच को डेमोन्स्ट्रेट करता था, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना इकोनॉमिक और टेक्निकल असिस्टेंस सिक्योर करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशंस इनिशियली कॉर्डियल लेकिन इंक्रीजिंगली स्ट्रेन्ड हुए ड्यू टू अमेरिकन मिलिट्री असिस्टेंस टू पाकिस्तान। ये बात ये रिवील करता है कि देयर वॉज एन इनहेरेंट कंस्ट्रेंट जो कोल्ड वॉर डायनेमिक्स ने इंडिया के नॉन अलाइंड पोस्चर पर इम्पोज किया था। अब हम अगर बात करें द सिनो इंडियन वॉर ऑफ 1962, तो 1962 का सिनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस में एक प्रोफाउंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, जो आइडियलिस्ट डिप्लोमेसी की लिमिटेशन को एक्सपोज करता था, जब कमेंसुरेट मिलिट्री कैपेबिलिटी एब्सेंट हो। टेरिटोरियल डिस्प्यूट की ओरिजिन कॉलोनियल एरा बॉर्डर डिमार्केशन के कंटेस्टेड लेजिटिमेसी में थी। ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन और अक्साई चीन में एम्बिगुअस बाउंड्रीज, जो हिस्टोरिकल सुज़रेनिटी पैटर्न की डाइवर्जेंट इंटरप्रिटेशन से कंपाउंड हुई थी। इन डिस्प्यूट्स ने हाइटन सिग्निफिकेंस एक्वायर किया इन द ईयर 1950 चाइना के तिब्बत एनेक्सेशन के बाद, जिसने इन दोनों सिविलाइजेशनल स्टेट्स के बीच ट्रेडिशनल बफर को एलिमिनेट कर दिया। डिस्प्यूट का एस्केलेशन ट्रेजेक्ट्री 1959 तिब्बतन अपराइजिंग और इंडिया के दलाई लामा को असाइलम देने के डिसीजन के बाद एक्सेलरेट हुआ, जिसे बीजिंग ने अपने इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस माना। 1961 से इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ में लिमिटेड मिलिट्री आउटपोस्ट स्टैब्लिश करने पर बेस था,
चाइनीज स्ट्रेटेजिक कैलकुलस और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की सिग्निफिकेंट मिसरीडिंग को रिफ्लेक्ट करता था। अक्टूबर 20, 1962 से शुरू होने वाला कॉन्फ्लिक्ट दोनों फोर्सेस के बीच प्रिपेयर्डनेस में असिमेट्री को डेमोन्स्ट्रेट करता था, जहां इंडियन ट्रूप्स ने सिर्फ न्यूमेरिकली सुपीरियर एडवाइजरी का सामना कर रहे थे, बल्कि हाई एल्टीट्यूड टेरेन में सीवियर लॉजिस्टिकल और इक्विपमेंट डिफिशिएंसी का भी सामना कर रहे थे। नवंबर 21, 1962 को चाइनीज़ यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ सीज़ फायर अक्साई चीन में अपने टेरिटोरियल ऑब्जेक्टिव सिक्योर करने के बाद बीजिंग की मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की लिमिटेड और कैलिब्रेटेड नेचर को अंडरस्कोर करता था। वॉर के आफ्टरमैथ ने इंडिया के डिफेंस पोस्चर और डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन के फंडामेंटल रिकन्सिडरेशंस को प्रेसिपिटेट किया। सब्सिक्वेंटली इनिशिएटेड कम्प्रिहेंसिव मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग और इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर शामिल था। इस रिकग्निशन को रिफ्लेक्ट करता था कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए क्रेडिबल डेटरेंट कैपेबिलिटीज़ ज़रूरी है। डिप्लोमेटिकली ऑफिशियली नॉन अलाइनमेंट मेंटेन करते हुए भी इंडिया ने प्रैग्मेटिकली वेस्टर्न पावर्स के साथ क्लोजर सिक्योरिटी रिलेशनशिप कल्टिवेट की, जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंक्रीज्ड अमेरिकन मिलिट्री असिस्टेंस में पर्टिकुलरली एविडेंट थी। अब हम बात करेंगे द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 का कॉन्फ्लिक्ट सब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी डायनेमिक के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अनरिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट के मिलिटराइजेशन को रिप्रेजेंट करता था। पाकिस्तान का ऑपरेशन गिब्रल्टार, जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंसर्जेंसी फॉर्मेंट करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का इन्फिल्ट्रेशन शामिल था, इस्लामाबाद के असेसमेंट को रिफ्लेक्ट करता था कि 1962 के डिबैकल के बाद इंडिया मिलिटरीली वल्नरेबल रहा है। ये कैलकुलेशन स्ट्रेटेजिकली फ्लॉड साबित हुई। पहले से ही रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट ने इंडिया की इन्हांस मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को इंडिकेट किया था, जबकि कोवर्ट ऑपरेशन कश्मीर में एंटिसिपेटेड इंडिजिनस अपराइजिंग जनरेट करने में फेल रहा। कॉन्फ्लिक्ट का एस्केलेशन पैटर्न लिमिटेड वॉरफेयर की क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक को डेमोन्स्ट्रेट करता था, जहां दोनों स्टेट सर्कमस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते थे, while avoiding full-scale mobilization और न्यूक्लियर डायमेंशंस। पाकिस्तान का सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिसका एम अखनूर सेक्टर के थ्रू कश्मीर तक इंडिया के कम्युनिकेशंस को सीवियर करना था, इसने इंडिया को हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन के थ्रू लाहौर की तरफ काउंटर ऑफेंसिव करने के लिए प्रॉम्प्ट किया। मल्टीपल फ्रंट्स पर कन्वेंशनल फोर्सेस का एंगेजमेंट, इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट टैंक बैटल्स एट असाल उत्तर और वेस्टर्न सेक्टर एरियल कॉम्बैट ने सब कॉन्टिनेंटल वॉरफेयर की इन्हांस टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया। ये कॉन्फ्लिक्ट सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल ऑल्टरेशन के बिना कंक्लूड हुआ, क्योंकि सितंबर 23, 1965 का यूएन ब्रोकर्ड सीज फायर और सब्सिक्वेंट जनवरी 1966 का ताशकंद डिक्लेरेशन एसेंशली स्टेटस को एंटे रेस्टोर किया। डिप्लोमेटिक डिनाउंसमेंट फैसिलिटेटेड बाय सोवियत मीडिएशन ने साउथ एशियन अफेयर में मॉस्को के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को डेमोन्स्ट्रेट किया, जबकि ताशकंद एग्रीमेंट के तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की अनएक्सपेक्टेड डेथ ने एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट किया, जो सब्सिक्वेंट इंडियन पॉलिसी फॉर्मुलेशन को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेगा। अब हम बात करेंगे इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। 1971 का कॉन्फ्लिक्ट डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज और पोस्ट कॉलोनियल स्टेट फॉर्मेशन में
इंटर स्टेट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के इंटरसेक्शन का एक प्रैग्मेटिक केस रिप्रेजेंट करता है। कॉन्फ्लिक्ट की जेनेसिस पाकिस्तान के नेशनल आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन के फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस में थी, जहां जियोग्राफिक डिसकंटिन्यूटी और इथनो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच परसिस्टेंट टेंशन्स क्रिएट की। दिसंबर 1970 के पाकिस्तानी इलेक्शंस, जिसके रिजल्ट में आवामी लीग की ओवरवेलमिंग विक्ट्री हुई, ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैटलाइज की, जिसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कोअर्सिव मीन्स के थ्रू रिजॉल्व किया। ऑपरेशन सर्च लाइट बंगाली सिविलियंस और इंटेलिजेंसिया के अगेंस्ट सिस्टमेटिक मिलिट्री क्रैकडाउन ने एक मैसिव रिफ्यूजी एक्सोडस प्रेसिपिटेट की, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन लोग इंडिया में सैंक्चुरी सीख करने आए। इंडिया का रिस्पॉन्स डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन का सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेशन डेमोन्स्ट्रेट करता था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कैंपेन ने क्राइसिस को एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रफी के रूप में फ्रेम करने की कोशिश की, जिसे ग्लोबल इंटरवेंशन की ज़रूरत थी, while simultaneously मिलिट्री कंटिंजेंसीज प्रिपेयर करते हुए। अगस्त 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप का साइनिंग एक मास्टरफुल डिप्लोमेटिक मैनूवर रिप्रेजेंट करता था, जिसने इफ़ेक्टिवली पोटेंशियल चाइनीज़ या अमेरिकन इंटरवेंशन को न्यूट्रलाइज किया। पाकिस्तान के बिहाफ पर इंडिया को सब्सिक्वेंटली मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हुए दिसंबर 3, 1971 को कॉन्फ्लिक्ट का फॉर्मल कमेंसमेंट हुआ फॉलोइंग पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स। इसने इंडिया को अपने इंटरवेंशन को सेल्फ डिफेंस के लीगल फ्रेमवर्क के अंदर पोजीशन करने की परमिशन दी। मिलिट्री कैंपेन का एग्जीक्यूशन सोफिस्टिकेटेड जॉइंट ऑपरेशन प्लानिंग डेमोन्स्ट्रेट करता था, जिसमें इंडियन आर्मी का ईस्ट पाकिस्तान में ट्रिपल एक्सेस पर साइमल्टेनियस एडवांस, नेवी का मैरीटाइम रूट के इफ़ेक्टिव ब्लॉकेड और एयरफोर्स का डिसाइसिव एयर सुपीरियॉरिटी अचीव करना शामिल था। दिसंबर 16, 1971 को ढाका में पाकिस्तान के सरेंडर के साथ कॉन्फ्लिक्ट का रैपिड कंक्लूजन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के हिस्ट्री में मोस्ट डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता था। सब्सिक्वेंटली जुलाई 1972 का शिमला एग्रीमेंट ने डिस्प्यूट्स के बायलैटरल रेजोल्यूशन के लिए फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया और कश्मीर में सीज़ फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्जन को फॉर्मलाइज किया। बांग्लादेश के इमीडिएट क्रिएशन से आगे कॉन्फ्लिक्ट ने रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को फंडामेंटली ऑल्टर किया, स्टैब्लिशिंग इंडियाज़ प्रीइमिनेंस in South Asian geopolitics and demonstrating the limitation of external powers' influence in the subcontinent. अब हम बात करेंगे इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम साइंटिफिक अचीवमेंट, स्ट्रेटजिक इम्पेरेटिव और इमर्जिंग पावर बिहेवियर में नॉर्मेटिव कंसिडरेशन के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को एम्बॉडी करता है। प्रोग्राम के इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशंस, जो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद होमी भाभा के विजनरी लीडरशिप में इस्टेब्लिश हुई, इनिशियली एटम्स फॉर पीस फ्रेमवर्क के अंदर सिविलियंस एप्लीकेशंस पर एम्फसाइज करते थे। इस ओरिएंटेशन ने सिग्निफिकेंट रिकैलिब्रेशन अंडरगो की चाइना के 1964 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, जिसने रीजनल सिक्योरिटी कैलकुलेशन को फंडामेंटली ऑल्टर किया और इंडिया को लेटेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए प्रॉम्प्ट किया, वाइल मेंटेनिंग डिलिबरेट एम्बिग्विटी रिगार्डिंग वेपनाइजेशन। मई 18, 1974 का पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डेजिग्नेटेड स्माइलिंग बुद्धा ओवर्ड वेपनाइजेशन के बजाय एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन रिप्रेजेंट करता था, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज़ अटेम्प्ट टू बैलेंस सिक्योरिटी इम्पेरेटिव विथ इट्स डिसआर्मामेंट एडवोकेसी।
International response, including formation of nuclear supplier group or technology denial regime का imposition, highlighted the normative contestation surrounding nuclear proliferation और global nuclear order के discriminatory character. इन constraint के बावजूद इंडिया ने subsequent nuclear ambiguity period 1974 to 1998 के थ्रू अपने technological development trajectory को maintain किया, developing indigenous capabilities across the nuclear fuel cycle. May 1998 के पोखरण 2 test involving both fission and thermonuclear devices marked India's formal transition to declared nuclear weapon status. Subsequent articulation of a nuclear doctrine centered on credible minimum deterrence and no first use reflected India's distinctive approach to nuclear weaponization, which emphasized restraint while establishing sufficient capability to ensure devastating retaliation against any nuclear aggression. Doctrine का emphasis on civilian control, strict command and control protocol or robust non-proliferation commitment demonstrated India's responsible nuclear posture, gradually facilitating its reintegration into the global nuclear order through arrangements such as the 2005 Indo-US Civil Nuclear Agreement, nuclear non-proliferation treaty regime के discriminatory nature की इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग क्रिटिक ने कॉन्टेक्स्ट में रखता है, जिसने न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के बीच में डिस्टिंक्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया. नाउ विल टॉक अबाउट shifting alliances in world politics from being non-alignment to multi-alignment, changing international systematic structure के through India के navigational pattern sophisticated adaptation strategies को reveal करते हैं while maintaining core principles of strategic autonomy. कोल्ड वॉर पीरियड के दौरान इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वाइल ऑफिशियली दोनों पावर ब्लॉक्स से इक्विडिस्टेंस डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स इंक्रीजिंग pragmatic orientation towards Soviet Union, particularly in the year 1971 when the conflict happened. इस titled non-aligned ने preferential trade agreements, defense procurement relationship और United Nations Security Council में diplomatic support के through manifest किया while maintaining sufficient engagement with Western economies and institutions to preserve optionality. Cold War era ने ये सारी चीज़ें देखी और post Cold War एरा ने यूनिपोलैरिटी और एक्सेलरेटिंग ग्लोबलाइजेशन के बीच इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस के फंडामेंटल रिकैलिब्रेशन को नेसेसिटेट किया. पोस्ट 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इनिशिएटिव्स कोइंसाइडेड विद डिप्लोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन और इसको रीइंफोर्स किया. These things have exemplified the Look East policy aimed at integrating with dynamic East Asian economy. इस पीरियड ने इंडिया का ग्रेजुअल ट्रांजिशन देखा आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग से इंटरेस्ट बेस्ड एंगेजमेंट तक अक्रॉस द इंटरनेशनल सिस्टम. यूनाइटेड स्टेट्स के साथ rapprochement culminating in the transformative civil nuclear agreement of 2005 and subsequent designation as major defense partner in the year 2016 represented the most significant reorientation of India's strategic partnership. Concurrently, India ने रशिया के साथ अपने ट्रेडिशनल रिलेशंस को मेंटेन किया, particularly defense procurement में, while developing substantive partnership with France, Israel, Japan और other middle power. इस डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी ने प्लूरीलैटरल फोरम्स में पार्टिसिपेशन तक एक्सटेंड किया, इंक्लूडिंग ब्रिक्स और क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, enabling issue-based cooperation across different constellation of partner. ये बात हम देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट से मल्टी
अलाइनमेंट तक एक एवोल्यूशन रिप्रेजेंट करती है, maintaining strategic autonomy while selectively engaging in issue-based collision to advance specific interest. चाइना के साथ रिलेशनशिप इस कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट को एग्जाम्प्लीफाई करता है, कैरेक्टराइज्ड बाय साइमल्टेनियस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, मल्टीलैटरल फोरम्स में कोऑपरेशन ऑन इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सच एज क्लाइमेट चेंज और WTO negotiations, or persistent strategic competition manifested in border tensions or regional influence contestations. Similarly, India की neighborhood first policy immediate regional environment की criticality की recognition को reflect करती है comprehensive national power projection के लिए, encompassing development assistance initiatives, connectivity projects और neighboring state के साथ security cooperation frameworks. जैसे international system इंक्रीजिंग मल्टीपोलैरिटी और कंपीटिंग गवर्नेंस मॉडल के इमर्जेंस की तरफ ट्रांजिशन करता है. इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस सोफिस्टिकेटेड अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रिडिक्टेड ऑन प्रिजर्विंग मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी while leveraging selective partnership to enhance comprehensive national capabilities. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के इंड्योरिंग प्रिंसिपल सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, दस फ्लेक्सिबल डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क के थ्रू कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशंस पाते हैं जो इवॉल्विंग ग्लोबल और रीजनल डायनेमिक्स के लिए रिस्पॉन्सिव है. That's all for today. So thank you for watching the video, and if you find this video helpful, please like and subscribe to our channel Pathshala. अगर आप कुछ suggestions देना चाहते हैं, so you're most welcome to give it in our comment section. See you in the next video where we'll learn political science from scratch.